मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने पिछली कक्षा में शिक्षा के अर्थ और उसको लेकर प्रमुख परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। अभी जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जो कि लगभग शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम शिक्षा शास्त्र विषय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, आखिर शिक्षा होती क्या है, किस तरह से, तो आज जो टॉपिक हमारा चर्चा का विषय है वो है शिक्षा का प्रारूप क्या है, अर्थात शिक्षा का स्वरूप क्या रहा है। यदि हम इसके प्रारूप पर दृष्टिपात करें तो एक चीज़ निकल कर आती है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा का प्रारूप रहा है वो था, शिक्षा जो थी प्राचीन काल में वे थी द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। किसके रूप में मानी गई? द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में मानी गई। अब चीज आती है कि प्राचीन काल में शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया तो थी, आखिर ये द्विमुखी प्रक्रिया होती क्या है, किसे कहते हैं द्विमुखी प्रक्रिया? तो द्विमुखी प्रक्रिया की यदि बात करें तो एक सिरे पर होता है शिक्षक और दूसरे सिरे पर यदि हम बात करें तो होता है छात्र। यानी कि शिक्षा का जो प्रारूप था प्राचीन काल में वो द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में था। एक तरफ तो कौन था? शिक्षक था, और दूसरी तरफ कौन था? छात्र या विद्यार्थी था। यानी कि प्राचीन काल में गुरुजी जो भी कहते थे वो फाइनल था। अब चीज आती है शिक्षा को जो द्विमुखी प्रक्रिया है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताने वाला कौन था जिसने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा। तो द्विमुखी प्रक्रिया की यदि बात करें तो एक नाम आता है जॉन एडम्स। किसका नाम आता है? जॉन एडम्स का नाम लिया जाता है, जिसने क्या किया, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में माना। यही वो व्यक्ति था जिसने शिक्षा को क्या माना? द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में माना। अब चीज आई, जैसे जैसे शिक्षा के प्रारूप को गति मिली, इसका विकास हुआ, तो इसके प्रारूप में भी क्या आया? परिवर्तन आया। धीरे धीरे ये शिक्षा का जो प्रारंभिक प्रारूप था द्विमुखी प्रक्रिया, वे धीरे धीरे आते आते त्रिमुखी प्रक्रिया की बजाय अब उसके प्रारूप में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, जिसके कारण शिक्षा का जो प्रारूप हुआ वो हो गया त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा का प्रारूप किसके रूप में हो गया? शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में प्रारूप हुआ। अब चीज आती त्रिमुखी प्रक्रिया की यदि बात करें तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि त्रिमुखी प्रक्रिया में एक तरफ तो होता है शिक्षक। कौन होता है? एक तरफ शिक्षक होता है और दूसरे तरफ यदि बात करें तो छात्र होता है, और बीच की यदि बात की जाए तो होता है पाठ्यक्रम। इसको रखा गया, बीच में रखा था, पाठ्यक्रम को रखा गया था। इसका मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि बात करें तो वर्तमान में शिक्षा का जो प्रारूप है वह त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में है। एक तरफ शिक्षक है, दूसरी तरफ छात्र है, और मध्य में क्या है? आपका पाठ्यक्रम है। तो वर्तमान का जो प्रारूप है वह त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में है। इस पाठ्यक्रम को खेल का मैदान भी कहा गया, जिस पर शिक्षक और छात्र रूपी दोनों इस पाठ्यक्रम को लगभग पूरा करने के लिए, यानी कि वर्ष भर प्रयत्न रहते हैं। अब चीज आती कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया का प्रारूप बताने वाला व्यक्ति कौन था जिसने शिक्षा को क्या माना? त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में माना। तो त्रिमुखी प्रक्रिया को बताने वाला यदि बात की जाए तो एक नाम आता है जॉन डीवी। किसका नाम आता है? जॉन डीवी, जिसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया का जॉन डीवी को जॉन डीवी भी कहते हैं। जॉन डीवी की एक काफी लोकप्रिय पुस्तक रही है और उस पुस्तक का नाम था टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम था? कि टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी जॉन डीवी की काफी लोकप्रिय पुस्तक रही है। कई बार इस पुस्तक को लेकर भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कि टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी के रचनाकार कौन है? तो आता है
कि जॉन डीवी इसके रचनाकार है। तो शिक्षा जो प्रारंभ में हुई द्विमुखी प्रक्रिया, धीरे धीरे वो किसके रूप में हो गई, त्रिमुखी प्रक्रिया। वर्तमान में भी ये शिक्षा का क्या माना गया, प्रारूप माना गया है। अब चीज आती है कि शिक्षा के प्रारूप को हम यदि समझ रहे हैं तो तीसरे नंबर की यदि बात करें, प्रथम नंबर पर हमने देखा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में और द्वितीय नंबर पर हमने देखा शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। अब चीज आती है शिक्षा की यदि प्रारूप को हम देखें तो शिक्षा क्या है। शिक्षा यदि देखा जाए तो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में, किसके रूप में मानी गई, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में मानी गई। अब चीज आती है कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में भी क्या माना गया, शिक्षा का प्रारूप माना गया। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती क्या है, सीधी सी बात है, आप कोई भी चीज, चाहे कोई भी माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को जो शिक्षित करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि बिना उद्देश्य ही आप विद्यालय में चले जाते हो। इसका मतलब शिक्षा क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति को लक्ष्य को निर्देशित करना बताती है। इसके अलावा और यदि देखा जाए तो शिक्षा जो शिक्षा है वह सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा को क्या माना, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया भी माना। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया की यदि बात करें तो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया की बात का समर्थन दो व्यक्तियों ने किया। एक का नाम तो आता है महात्मा गांधी। क्या नाम आता है, महात्मा गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी ने भी इस प्रारूप को माना था कि शिक्षा जो है वे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रतिनिधित्व करती है, सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास में महात्मा गांधी ने क्या कहा, मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास ही क्या होती है, शिक्षा होती है। दूसरा व्यक्ति एक नाम आता है पेस्टालोजी। पेस्टालोजी ने भी महात्मा गांधी की बात की तरह इसने भी सर्वांगीण विकास के लिए कहा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यताओं का सर्वांगीण विकास ही क्या है, शिक्षा। तो दो व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा को सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया के रूप में माना। अब चीज आती है तो शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है और सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया भी है। धीरे धीरे जब आगे चलते हैं तो शिक्षा के प्रारूप में और चीजें आती है। उसमें सबसे पहले यदि और देखा जाए तो पहले नंबर पर हमने पढ़ा द्विमुखी प्रक्रिया, दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा त्रिमुखी प्रक्रिया, फिर हमने पढ़ा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया और चौथे नंबर पर हमने पढ़ा सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। पांचवें नंबर की यदि बात करें तो शिक्षा का जो प्रारूप आता है तो वो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसके रूप में आता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की यदि बात की जाए, चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का एक नाम हम सतत प्रक्रिया भी मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं, सतत प्रक्रिया के रूप में भी मानते हैं। अब चीज आती कि शिक्षा कैसे निरंतर चलती है। आप छोटे थे तब भी सीख रहे थे, कुछ ना कुछ सीखते हो, क्योंकि शिक्षा जो है निरंतर कुछ ना कुछ सिखाती है। क्योंकि शिक्षा शब्द हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से निकला है और शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। तो इस दृष्टि से हम यदि देखें तो शिक्षा क्या है, निरंतर चलती रहती है। ये जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब चीज आती कि व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता है। छठे नंबर पर यदि बात करें तो शिक्षा का एक प्रारूप क्या माना गया, परिवर्तनशील प्रक्रिया के रूप में। तो शिक्षा क्या है, परिवर्तनशील प्रक्रिया के रूप में भी है। परिवर्तनशील प्रक्रिया की यदि बात करें तो क्या परिवर्तन, तो व्यक्ति के व्यवहार में क्या करती है, एक तरह से ये परिवर्तन लाती है। अब चीज आती है कि व्यक्ति के व्यवहार में कैसे परिवर्तन। कई बार आपने देखा होगा कि शिक्षा ही क्या है, जब आप छोटे थे तो आपके बोलने का तरीका अलग था, उसके बाद शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आए तो उसमें आप में थोड़ा सा और परिवर्तन में आया, किशोरावस्था में आते आते फिर परिवर्तन हुआ और प्रौढ़ावस्था में आते काफ़ी परिवर्तन हुआ। इसका मतलब
ये शिक्षा ही है जो क्या करती है, परिवर्तन लाती है। इसके बाद 7वें नंबर की यदि हम देखते हैं तो शिक्षा क्या है, समायोजन युक्त प्रक्रिया है। क्या है, समायोजन युक्त प्रक्रिया है। समायोजन युक्त प्रक्रिया की यदि बात करें, इसका मतलब शिक्षा क्या करती है, एडजस्टमेंट करना सिखाती है। इसका मतलब शिक्षा में क्या है, शिक्षा के प्रारूप में हो सकती है जो किसी भी परिस्थिति में क्या करती है, व्यक्ति को एडजस्टमेंट करना सिखाती है। इसी वजह से कई बार आपने अपने पारिवारिक जीवन में ये उदाहरण देखा होगा, कई बार माता पिता कहते हैं देख वो तो छोटा था, तू तो बड़ा है, तो कम से कम तू बड़ा होने के नाते एडजस्टमेंट करना सीख। या फिर कई बार आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी, फिर भी उन परिस्थितियों से आपने क्या किया, तालमेल बिठाया। इन दोनों तथ्यों से ये निष्कर्ष निकलता है, शिक्षा का जो प्रारूप है वह समन्वयशील प्रक्रिया के रूप में भी माना गया है। 8वें नंबर की यदि हम बात करें तो शिक्षा क्या है, विकासोन्मुख प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, विकासोन्मुख प्रक्रिया के रूप में भी शिक्षा के रूप को माना गया। अब चीज आती है कि विकासोन्मुख प्रक्रिया होती क्या है, किसे कहते हैं विकासोन्मुख प्रक्रिया। सीधी सी बात है, विकास का जो प्रतिनिधित्व करती है उसे ही क्या कहा गया, विकासोन्मुख प्रक्रिया माना गया। विकासोन्मुख प्रक्रिया के रूप में इसका मतलब जब आप शिक्षित होते हो तो निश्चित ही आप में क्या होता है, कुछ ना कुछ विकास होता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वह विकासोन्मुख प्रक्रिया के रूप में भी है। 90 नंबर की यदि बात करें तो एक तथ्य और निकल कर आता है, वो है शिक्षा जो है वो क्या है, शिक्षा जो है वे व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में क्या है, व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में भी माना। इसका मतलब शिक्षा का प्रारूप क्या है, व्यवहारशील है। आपको व्यवहार में किस तरह से क्या करना है ये सब कुछ कौन सिखाती, शिक्षा ही सिखाती है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो शिक्षा का जो अंतिम प्रारूप माना गया वो ये चीज निर्धारित किया गया क्या कि शिक्षा जो है सबसे पहले आपने शुरुआत जो की थी वो द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में की, फिर त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, फिर उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में, फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में, उसके बाद सर्वांगीण विकास के रूप में, परिवर्तनशील प्रक्रिया के रूप में, समायोजन युक्त प्रक्रिया के रूप में, विकासोन्मुख प्रक्रिया के रूप में और व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में। 10वें नंबर पर जो बात आती है वह है वैधानिक प्रक्रिया के रूप में। इसके रूप में माना गया वैधानिक प्रक्रिया के रूप में। वैधानिक प्रक्रिया के रूप में मतलब शिक्षा को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया माना है। वैधानिकता का मतलब होता है सभी के द्वारा जिसको स्वीकार किया है। तो ये क्या माना गया, शिक्षा का एक प्रारूप माना गया और इसी प्रारूप पर कई तरह से व्यवहारिक क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, पुटअप हो जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से शिक्षा की कौन सी विशेषता है। तो 10 पॉइंट है। एक तरह से जो प्रारूप है वो प्रारूप ही क्या है, शिक्षा की विशेषता निकल कर आता है। शिक्षा में कौन कौन से तथ्य होते हैं, ये तथ्य सारे के सारे इसके प्रारूप में निकल कर आते हैं। निश्चित ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। हो सकता है इस पर कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन आने वाले जो शिक्षक भर्ती है उसमें पूछ लिए जाए। तो मेरा ऐसा मानना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सकता तो अच्छा कमेंट भी लिखें। अगले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मुलाकात करते हैं और तब तक आप अपना लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए घर पे अध्ययनशील रहें और जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।